आप देख रहे हैं जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद और हम कुनबा पर। तो ये हाल है हिंदुस्तान की सियासत का और यहां पर कोई इस मामले में बहुत ज्यादा किसी को घेरता नहीं है। सारे दामन जो हैं दागदार हैं। दागदार शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये भी एक सच्चाई है। कौन कितना बचेगा इससे। और बीजेपी कहती है कि हमारी आला कयादत में नहीं है, लेकिन अंदर खाने अगर हम देखें तो राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, पूनम महाजन, अनुराग ठाकुर, कल्याण सिंह, लाइन लगी हुई है, फेहरिस्त बनी हुई है और बाकी सब तो कहने की स्थिति में नहीं, हालत में नहीं। ये सच्चाई। आइए इस पर बात करते हैं। क्यों ये हो रहा है, क्या आवाम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, कैसे लोग जो है वोट दे देते हैं, क्या देखकर वोट दे देते हैं, इस पर हम बात करेंगे। विजय कौशिक जी को मैंने अपने साथ जोड़ा है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। विजय जी, आपका खैर मकदम है। और इनकी पार्टी में तो आला सतह पर सबसे बड़ी कुनबा परवरी है और ये तो इनकी पार्टी तो है, इसकी तो सबसे बड़ी अलंबरदार है। आरजेडी के स्पोक पर्सन मेरे साथ इस वक्त तशरीफ फरमा है, मैं उनसे बात करूंगा। सर, आपका भी खैर मकदम। मुखर्जी साहब हमारे साथ हैं और इनकी पार्टी में भी चौधरी अजीत सिंह और उनकी औलादें, उनके और भी कुनबे के लोग सब जो है इलेक्शन में हैं और ये उनकी पार्टी बहुत बड़ी अलमदार है कुनबा परवरी की। प्रिया चौधरी नौजवान लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत अच्छे से अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखती है, हमारे साथ स्टूडियो में है। प्रिया चौधरी जी से भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेंगे। तो मनीष कुमार जी हैं, सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर मेरे साथ हैं। और अनुराग वर्मा जी को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है, सीनियर सहाफ़ी और अक्सर हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। बहुत सुलझी हुई बातें आपकी तरफ से हमें सुनने के लिए मिलती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मैं सियासी लोगों के पास जाऊं, सियासी तज्ज़ियाकार के पास जाऊं, उससे पहले मैं अनुराग जी के पास जाना चाहूंगा। अनुराग जी, क्या हिंदुस्तान की आवाम ने परिवारवाद को, कुनबा परवरी को स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा है क्या? देखिए, अगर आप परिवारवाद की बात करें तो अब पूरा अपना, अगर आप सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखें कि हमारे यहाँ डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठता। एक इंजीनियर का बेटा अगर इंजीनियर होता है तो कोई सवाल नहीं उठता है। आर्किटेक्ट का बेटा आर्किटेक्ट होता है तो उस पर चलता है। पत्रकार का बेटा पत्रकार होता है तो उस पर कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है अगर एक डॉक्टर का बेटा जो कि इतना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन अब चूंकि उसके पिता डॉक्टर ने एक अच्छी बड़ी नाम कमा लिया और उसको कहीं से किसी तरह से एक डॉक्टर बना के उसको अपनी कुर्सी पे बिठा दिया, पैसा खर्चा करके उसके बाद बिठा दिया। मैंने उसको थोड़ा सा इशारों में बोला तो उसे बिठा दिया और फिर वो अगर मरीजों को ठीक करने की जगह और बीमार करने लगे तो प्रॉब्लम आती है। अगर वो एवरेज काम कर रहा है तो अगर देखा जाए तो हमारे सिस्टम ने, हमारी व्यवस्था ने उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। सर, वो तो मैं समझ गया, ठीक है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है। ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है। और जब हम इलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं, जहां हमें अपने नुमाइंदे चुनने होते हैं, वहां पर ये नियम, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, किस हद तक लागू होता है? वहीं पे आ रहा हूं। देखिए, मतलब आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये कुनबा परस्ती जो है कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का पार्ट है। प्रॉब्लम तब आती है जब नेता जबरदस्ती थोपा जाता है। प्रॉब्लम वहां पे आती है, जो कि हिंदुस्तान में इस समय एटलीस्ट बहुत बुरी तरह हो रहा है। रीजनल पार्टीज ने और सारी लिमिट क्रॉस कर दी। रीजनल पार्टी तो एक परिवार में ही सीमित हो गई कि सारे पद, सारे वो तो एक तरह की राजशाही टाइप की है, अपनी अपनी रियासतों के राजा हैं और अपनी पार्टी बना रखी है। हाँ। उनका बेटा ही उसको संभालेगा, ये तय हो चुका है। अच्छा, उन बेटों में भी आपस में, जैसे आप लालू जी की पार्टी का अगर देखें तो उनके बेटों में कौन उसका वारिस है, उसमें एकदम जैसे पुराने जमाने के राजाओं की जैसे लड़ाइयां होती थी, बेटों में युद्ध हो रहे हैं और फिर होता है कि उसमें कौन उत्तराधिकारी बनेगा, उसने लड़के हासिल किया। उसी तरह के तरीके से, चाहे वो हमारे समाजवादी पार्टी में आप देखिए तो उसी तरह से लड़ाई झगड़े, उसी तरह से नॉर्मल, जो अगर आप वो सक्सेशन ऐसा हो कि इस नेता के, बड़े नेता के बेटे को जनता ने, सिस्टम ने, पार्टी ने उसके काम को देखते हुए चुना और उसको वहां बिठाया, उसने स्ट्रगल किया, नीचे से धीरे 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 उठा, तो समझ आता है। लेकिन ये सिचुएशन दूसरी है। वहां पे बड़े नेता ने जब अपनी उम्र हुई अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, या सारे बेटों ने लड़के एक आदमी जो जीत गया वो उत्तराधिकारी हो गया। ये सिस्टम गलत है। अच्छा, अब आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप उसको, इमरान भाई, गौर करें तो कांग्रेस की पूरी व्यवस्था, जो स्ट्रक्चर है ऊपर से लेकर नीचे तक, कांग्रेस में चाहे सीनियर लीडर हो, चाहे जितना बड़ा लीडर हो, वो नेहरू गांधी फैमिली के परिवार के नुमाइंदे के बिना वो राजनीति कर ही नहीं सकता। वहां का सिस्टम ऐसा है कि आपको लीडर जो है वो एक परिवार से ही होना चाहिए और वही हुआ है आज तक। मतलब कि वहां पे ऐसा नहीं है कि वो थोपा गया है, वो तो उन्होंने जबरदस्ती ओढ़ लिया है कि जी मुझे तो इसी परिवार से नेता चाहिए। अगर आप उस समय को याद करिए जब
2004 में जब कांग्रेस यूपीए जो है जब सरकार में आई है, सत्ता में आई है, तो किस तरह से सारे लोग जाके सोनिया जी की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ही हमारी जो है नेता हैं, हमारा नेता, आपके अलावा हमारा नेता कोई हो नहीं सकता। मुझे तो याद है एक शख्स गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था बंदूक लेकर के, जी पिस्तौल लेकर के चढ़ गया था। वो उत्तर प्रदेश के एक सांसद होते थे वो, और एक सांसद ने ऐसा बोला था, आपके मातृत्व में ही नेतृत्व है और आपके नेतृत्व में ही मातृत्व है। ये गुलाम नबी आजाद कह चुके हैं कि राजमाता वही है। हाँ। राजमाता वही है। इस तरह के बयान भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों की तरफ से। अच्छा, और अगर जिस व्यक्ति ने, जिस कांग्रेस के नेता ने उनके नेतृत्व और मातृत्व वाली थ्योरी पे अगर उस पे नहीं चला, तो उसका हाल नरसिम्हा राव जी जैसा होता है, या सीताराम केसरी बन गया, सीताराम केसरी जैसा होता है। तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था का पार्ट है कि आपको उन्होंने थोपा हो या नहीं थोपा हो, हमें चाहिए नेता, आपने ही हमें देना पड़ेगा। मैं आऊंगा अनुराग जी आपके पास। मनीष जी, प्रिया जी बहुत खुश हो रही हैं, बहुत मुस्कुरा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं बाकी दूसरी सियासी जमातों की तरफ भी आऊंगा, उनकी तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अपने आप को कैसे पाक साफ बताती है, ये थोड़ा मुझे बता दीजिए। और बताती है तो उसका रीजन क्या है, वाकई है क्या ऐसा कि वो भी अपने आप में प्रोपेगेंडा है? क्योंकि जब आप मैं प्रिया आपके पास नहीं, पहले मनीष जी से मैं पूछ लूं, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। देखिए, परिवारवाद देश के लिए कोई नया नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति के हर हिस्से में परिवारवाद छाया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के शिखर पे अब शुरू हुई है, इसलिए इसमें परिवारवाद। अच्छा, कांग्रेस एक इल्जाम लगाती है मनीष जी की वो भी परिवारवाद के शिकार है। वहां संघ परिवार जो है, अगर कोई संघ परिवार का हिस्सा होगा तभी वो आला लीडरशिप में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा प्रोपेगेंडा कांग्रेस करती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी परिवारवाद का शिकार है। देखिए, जहां तक मैं संघ परिवार के बारे में जानता हूं, संघ परिवार में परिवारवाद जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वहां कभी नहीं मिलता। संघ भी तो अपने आप में एक परिवार है ना। तो उस परिवार में होगा तो ही भारतीय जनता पार्टी में आला क़यादत हासिल करे। यहाँ परिवार का मतलब है किसी तरह की रिश्तेदारी या रक्त संबंध अगर है तो वो परिवार का हिस्सा है। संघ परिवार तो जिम्मेदारी ही देता है। कांग्रेस ये बात कहते हैं, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। तो जहां तक भाजपा की बात करें, अभी इसमें परिवारवाद को देखने से पहले एक समझ लें एक लाइन में कि परिवारवाद है क्या। जिस परिस्थिति में किसी व्यक्ति को सिर्फ परिवार से संबंधित होने की वजह से पार्टी में कोई बड़ा स्थान, किसी चुनाव में, चाहे वो पंचायत का हो या लोकसभा का हो या विधानसभा राज्यसभा की सीट हो, इस तरह से कोई स्थान बिना उसकी योग्यता की या योग्यता साबित किए अगर मिल जाए तो उसे परिवारवाद कहेंगे। ऐसे में हम चर्चा करते हैं कि बीजेपी में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें परिवारवाद की श्रेणी में रखा जाए। ऐसे में अगर आप देखें कि जिसका भी नाम आप लें, हम उनको इस कसौटी पर परखें कि क्या उन्होंने पार्टी के लिए कोई काम किया, क्या उन्होंने पार्टियों के लिए कोई मेहनत की, मीटिंग्स में हिस्सा लिया, जन जागरण का काम किया, चुनावों में मेहनत की, 2-4 साल 5 साल छोटे पदों पर रह के बड़े पदों पर पहुंचे धीरे धीरे, और क्या उनका निर्वाचन होने में, क्या उनकी सीट फाइनल करने में उनके पिताजी का हाथ था या नहीं था। एक बात यह होती है जैसे किसी एक व्यक्ति को टिकट मिला, उसके पिताजी भी एमपी थे और 4 बार के एमपी थे, लेकिन उनके पिताजी का टिकट के सिलेक्शन में अगर कोई रोल नहीं है तो इसे मेरे विचार में परिवारवाद नहीं कहा जाएगा। परिवारवाद उसे कहा जाएगा जहां पिताजी ने फैसला कर लिया कि हमें 2 सीटों में इलेक्शन लड़ना है, तो एक मेरी और एक तेरी हो गई, तो ये परिवारवाद की श्रेणी इसी रखा जाए। तो इस संदर्भ में मैं मानूंगा जहां जहां जिन सीटों पर इस तरह की संभावना है, सिर्फ उतने हिस्से को परिवारवाद में परिभाषित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसको अगर हम कंपेयर करें साउथ से जाते हैं, देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूं। एक केस है वाईएस रेड्डी का। आंध्र प्रदेश के काफी साल तक मुख्यमंत्री रहे और उनके पुत्र जगन रेड्डी। इन जगन रेड्डी साहब को कांग्रेस ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जब तक कि उनके पिता मुख्यमंत्री थे। बगावत कर डाली थी, ठीक है, जब और इनको कोई भाव नहीं दिया, और जैसे ही पिता की मृत्यु हुई उन्होंने नई पार्टी बनाकर आगे बढ़ गए। तो क्या हम इसे परिवारवाद बोलेंगे? मेरी राय में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप करुणानिधि का परिवार लीजिए, तो जहां उनके सारे के सारे बेटे राजनीति में कोई कहीं फिट है और सब जगह सत्ता की प्रतिद्वंदता शाहजहां और जो है दारा शिकोह की तरह चल रही हो, औरंगजेब और दारा शिकोह की तरह चल रही हो, तो यहां कहीं ना कहीं परिवारवाद बोलेंगे। परिवारवाद की अब तुलना करें मुलायम सिंह जी के परिवार से कर लीजिए, मान लिया अजीत सिंह जी के परिवार से कर लीजिए,
तो हमें लगेगा कि तो फिर ऐसे तो देखें तो वरुण गांधी बीजेपी के जिस खेमे से आते हैं उस हिसाब से तो उनको टिकट मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उनकी माताजी चूंकि मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में है, तो उनकी वजह से वरुण गांधी को टिकट मिल जाता है, सीट बदल दी जाती है। उसके लिए मेरे ख्याल से समझ रहे हैं ना किस खेमे से, निश्चित रूप से समझ रहा हूं, लेकिन उसके लिए एक बार पहले हम वरुण गांधी की एक बार हम उनकी राजनीतिक घटनाक्रम, उनके किए गए काम देख लें। अगर ऐसा लगता है तो फिर मेरे विचार में हमें कहना पड़ेगा कि अगर वो है या फिर वो नहीं है, तो एक बार उनकी चर्चा कर लेंगे लास्ट में कि वरुण गांधी ने अब तक अपने राजनीतिक जीवन में क्या क्या किया और क्या उन्हें टिकट मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी। ठीक है। आप अपनी बात रखिए सर, फिर मैं जाऊंगा जरा कांग्रेस के पास। इसमें अगर वरुण गांधी पे मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा, राजनीति में एक और मजबूरी भी है, राजनीतिक मजबूरियां भी हैं पार्टी की। वरुण गांधी को टिकट देके भाजपा की एक और भी एक वो टेक्निकल एस्पेक्ट भी फंसा हुआ है कि गांधी उसको वहां उनको टिकट देके उस परिवार के जो वैचारिक मतभेद हैं उसको पब्लिक डोमेन में लाना भी एक हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, नंबर 2, अगर आप इसका एक दूसरा उदाहरण एक और है, शास्त्री जी की फैमिली के बच्चे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, तो उनको टिकट देके हर पार्टी लाल बहादुर शास्त्री की लेगेसी पे अपना क्लेम दिखाना चाहती है। तो ये भी एक राजनीतिक दलों की, और इस पर बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट बीजेपी करती है। बीजेपी एक्सपेरिमेंट लास्ट उसमें जो है बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसको किया, इस बार इतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एंगल भी है कि उनकी लेगेसी पे अपना कब्जा। बहुत अहम बात आपने कही सर, बहुत अहम बात। चलिए मैं विजय कौशिक जी के पास जाता हूं। विजय जी क्या कहेंगे? आपके ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम लगता है आपकी पार्टी में तो मतलब कोई सुनवाई ही नहीं है इस मामले में। गांधी फैमिली, राहुल गांधी, फिर प्रियंका जी आएंगी क्योंकि कांग्रेस को और मजबूती देनी है। उसके बाद सोनिया जी ने अपना काम किया पूरा, उसके बाद राहुल जी बाद प्रियंका गांधी, और अब उम्मीद है कि उनके बच्चे सियासत में दाखिल होंगे और वो आगे कांग्रेस को चलाएंगे, जैसा कि भविष्य कांग्रेस का लग रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद के मुद्दे पर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें परिवारवाद के सही अर्थ मालूम ही नहीं है। परिवारवाद देखिए चोर और डकैतों का भी होता है, जरूरी नहीं है कि भी जो आपके खून से चला हुआ परिवार हो वही परिवार हो। आज उनके ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप हैं कि अडानी और अंबानी उनका परिवार है जिसके लिए वो देश को लूट रहे हैं। आप परिवारवाद का विरोध करते हैं। आप मुझे बताइए, भगवान श्री राम जी की जहां भी मूर्तियां लगी हुई हैं, उनके साथ में लक्ष्मण जी की भी मूर्ति है, सीता जी की भी मूर्ति है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सारे मंदिरों से इन सब मूर्तियों को खड़वा कर फेंकवा दीजिए। शिव जी के साथ उनका परिवार है, शिव जी के साथ उनका परिवार है, गणेश जी हैं। ये देखिए मेन मुद्दा क्या है, अगर कोई देश के लिए जान दे रहा है, देखिए मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। आप अपने टाइम पे जवाब दीजिएगा प्लीज, वरना इस बहस की कोई सार्थकता नहीं है, मैं ये मानता हूं। परिवारवाद की बात हो रही है। देखिए अगर कोई परिवार कुर्बानी दे रहा है देश के लिए, तो और जनता, देश की जनता उन्हें सिर आंखों पर बैठा रही है, तो उसमें मोदी जी को ऐतराज क्या है? ठीक है जी, क्या मोदी जी इस तरह के परिवारवाद विरोधी हैं जिस तरह से नारायण दत्त तिवारी जी हुआ करते थे कि उन्होंने अपने सगे बेटे को भी पहचानने से इनकार कर दिया था? छुपे हुए बेटे थे उनके नारायण दत्त तिवारी जी के। खैर ये मसला अलग है। मुख्य मुद्दा यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी अपने टाइम के खानदानी रईस थे। उन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए दांव पर लगा दिया, जेलों में भी गए, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें, उन्हीं के देश के प्रति समर्पित भाव को देखते हुए देश ने भी तो उन्हें बहुत दिया, उनको देश का पहला प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। और तो क्या उन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए नहीं दिया? क्या ठीक है, उस समय तो बहुत अच्छा, दूसरी बात, ये बहस अगर इंदिरा गांधी जी इस देश के लिए कुर्बान हुए, धनी परिवारों ने, राजीव गांधी जी इस देश के लिए कुर्बान, देखिए राजीव गांधी जी इस देश के लिए कुर्बान हुए नहीं हुए। अब जनता उसी, जब कुर्बानी की बात होती है, सुनिए एंगल लेकर आती है कि फिर जब कुर्बानी की बात होती है तब तो गांधी परिवार, सुनिए जब कुर्बानी की बात होती है जब तो गांधी परिवार को आगे कर देते हैं, तक लेकर जाते हैं। तो अगर सत्ता की बात होती है तो गांधी परिवार में क्या बुराई है? मुझे आप बताइए, क्यों किया गया? आप मुझे बताइए, प्रियंका जी ने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया? और भी लोग इतिहास जिना को सबसे बड़ा एतराज ही यही था। आप देखिए जी, बड़ी सीधी सी बात है, क्या प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी जी को राजनीति में आने और रहने का अधिकार नहीं है? एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र है,
अरे भैया जी, काहे का लोकतंत्र है? आप देश की जनता के ऊपर छोड़ दीजिए ना, काहे को परिवारवाद चिल्ला रहे हैं आप? विजय जी, जो काम करेगा, जो देश के लिए कुर्बानी देगा, उन्हें सत्ता में भी आने का हक है। फिर सुनिए, इस परिवार की कुर्बानी देखिए कि पिछले जब 2 बार लगातार कांग्रेस सत्ता में रही तो मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, खुद नहीं बनी सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री। समर्पण देश के लिए इससे ज्यादा और क्या कुर्बानी देंगे? समझ गया मैं आ रहा हूं। छोटा सा वक्फा लेने का, लोगों को देश में रहने का हक नहीं है क्या? अपनी बात ये जो मैंने एक बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार के अलावा लीडर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, पूरा नीचे से ऊपर तक सबको चाहिए ही नहीं था। सवाल लेकर आ रहा हूं, मतलब कुर्बानी की बात हो तो गांधी परिवार मान रहे हैं ना, उनके त्याग गांधी परिवार कुर्बानी की आप बात कर रहे हैं। नरसिम्हा राव जी ने कोई कुर्बानी नहीं दी। पुरानी कांग्रेस में भी विजय जी कई लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नरसिम्हा राव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री नहीं बने क्या देश के? नहीं तो चंद्रशेखर गांधी परिवार से हश्र क्या हुआ, वो एक सवाल है। क्या नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री नहीं बने? नरसिम्हा राव जी के साथ बाद में क्या हुआ? बाद में किसने किया? विजय जी आ रहा हूं। प्रिया जी, सुन लिया आपने, भगवान राम की भी फैमिली जो है, परिवार जो है, उसकी साथ में पूजा होती है। परिवारवाद, आप लोग तो राम भक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी तो सबसे बड़ी सियासत अयोध्या और राम मंदिर और भगवान राम पर करती है। कितना बेहतरीन उदाहरण उन्होंने मिसाल दी है। क्या काट है इसकी? उन्होंने कह दिया भगवान राम का भी परिवार था साथ में, जब पूजा होती तो आपको क्या दिक्कत है कुंभा परवरी से? तो पूजा, इनकी पूजा में क्या दिक्कत है? इन्होंने एग्जाम्पल दिया है और ये दिखा दिया कि इनकी मानसिकता हिंदू धर्म के प्रति और श्री राम के प्रति क्या है। अब इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्री राम के साथ माता सीता की, लक्ष्मण की और हनुमान जी की पूजा क्यों होती है। पहले तो इसी बात का जवाब ले लीजिए आप। क्योंकि सीता जी श्री राम के साथ वनवास काट के आई थी, क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ राजगद्दी मिलने के बावजूद छोड़ के उनके साथ पर गए थे, हनुमान ने उनकी मदद करी थी। इस तरह से सबका योगदान उस समय में सबका योगदान देश के लिए गांधी परिवार ने बहुत बड़े त्याग किया। सुनिए ना प्रिया, नेहरू जी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दी। नेहरू जी ने पूरी प्रॉपर्टी दे दी देश की आजादी के लिए, जेलों में गए, और इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया। वही अकेले वो नहीं गए। मेरा सवाल है कि सीता जी को राम जी ने वनवास दे दिया, और कुछ तो ऐसे इसी तरीके से मोदी जी ने अपनी धर्मपत्नी जी को त्याग दिया। इतिहास में रहा, आजादी के समय पे रहा, लेकिन आज तक उनका नामो निशान कहीं पर नहीं है। उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, मजदूरी करते हैं कुछ परिवारों के लोग, तो वो रिपोर्ट्स भी समय समय पर हमने टीवी पर देखी है। दूसरा, जहां तक शहादत का सवाल है, देश की जनता ने इनका भरपूर साथ दिया, उस शहादत को सलाम किया और इन्हें सत्ता में रखा। परिवारवाद क्यों कहा जा रहा है? परिवारवाद इसलिए कहा जा रहा है कि इंदिरा काल की कांग्रेस और उसके बाद सोनिया गांधी की कांग्रेस 1998 से लेकर 2017 तक कौन रहता है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष? श्रीमती सोनिया गांधी जी। उसी काल में, उसी समय पे भारतीय जनता पार्टी में 13 अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं। क्या इस पार्टी में कोई भी और इस कैलिबर का व्यक्ति नहीं है जो अध्यक्ष बन सकता था? क्यों एक पपेट नुमा इंसान को बना दिया जो खुद से डिसीजन लेने में सक्षम नहीं थे? सक्षम, उनकी क्षमता पर सवाल नहीं है, वो ले सकते थे, लेकिन उन्हें कभी खुद से निर्णय नहीं लेने दिया गया। इस तरह के प्रधानमंत्री को क्यों चुनकर लाया गया? अगर कोई आवाज उठाता है, उन्हें ये रास्ते से क्यों हटा देते हैं? उनको क्यों पार्टी से निकाला दे दिया जाता है? तो ये परिवारवाद की बात पार्टी के अध्यक्ष 1-1 लाख रुपए में मिलते हुए नजर आए थे टीवी के सामने, कैमरे के सामने। इसलिए इनकी पार्टी में तेरे अध्यक्ष बदले गए। ये उस भ्रष्टाचार को नहीं बताते। मोदी इनकी मजबूरी है, वन मैन शो है भाजपा के। किस तरीके से उन्होंने गुजरात में किया। व्यक्ति, लेकिन जिस व्यक्ति का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं रहा वो आ गई है। क्यों? क्योंकि नाम के साथ गांधी है, कल को शायद उनके बच्चे आ जाएंगे। तो ठीक है, आप अपने परिवारवाद को रखिए, लेकिन किसी दूसरे को इस लोकतांत्रिक देश में बोलने से नहीं रोक सकते हैं आप। हम कहेंगे कि ये इतिहास कांग्रेस पार्टी का चला आ रहा है, इन्होंने ऐसे तो आपके जो साथी हैं, आपके जो साथी हैं प्रिया, उनको भी तो देखिए ना, जिनके साथ आप लोगों के इत्तेहाद है, वो तो एक से बढ़कर एक परिवारवाद की मिसाल है। आप उनको भी, उनके बारे में तो सोचिए। मैं आ रहा हूं सर मुखर्जी साहब। आरएलडी, आप आरएलडी पार्टी से हैं, आरएलडी से हैं, आरएलडी के तर्जुमान है, स्पोक पर्सन है सर चौधरी अजीत सिंह जी और उनका पूरा परिवार सबसे बड़ी मिसाल है, एक बहुत बड़ी मिसाल है कुंभा परवरी की। अभी हम मुजफ्फरनगर गए थे, मुजफ्फरनगर से लड़ रहे हैं चौधरी अजीत सिंह जी। मुजफ्फरनगर सीट से फंसा हुआ है उनका मामला, बागपत से अपने बेटे को लड़ा रहे हैं। यह स्थिति है कि बेटे को यहां से नहीं लड़ाए, इस कदर मोह है कि मुजफ्फरनगर से कहीं हार ना जाए, इसलिए खुद वहां से वो मैदान में है और बेटे को बागपत जैसी सेफ सीट से लड़ा रहे हैं। इस कदर मोह, और फिर उसके बाद कहते हैं जी लोकतंत्र है। कैसे देखें जी? इस संबंध में मैं एक बात बताऊं सर, ये जो पॉइंट है उसको हम अलग एंगल से देख रहे हैं, एक एंगल दूसरा भी है। एक एंगल ये है कि जब आप जमहूरियत के अंदर हैं, जब आप प्रजातंत्र के अंदर बैठे हैं,
तो कौन आदमी सामने है, वो वोट डिसीजन लेने का राइट वोटर का है, जनता का है। यदि जनता जिस आदमी को वोट दे रही है वो किस पैमाने से आ रहा है वो एक अलग इशू है। वो यदि परिवारवाद के नाम पे आ रहा है, गैर परिवारवाद के नाम पे आ रहा है, या किसी से स्कोर सेटल करने के लिहाज से आ रहा है। नहीं सर, ये तो जवाब तो बिल्कुल सादा हो गया कि जनता पे छोड़ दो। नहीं सर, लोकतंत्र में तो आप अगर ऐसा थोपेंगे तो फिर जनता क्या करे? परिवारवाद का सर जो शब्द कहा आपने, मैं बता दूं, आप खुद भी इस बात को पानी देते हैं, बीजेपी के लोग खुद भी पानी देते हैं। अभी आपने एक बात को कहा, उसको तो लीगली उस एंगल से नहीं कहा गया है, टेक्निकली एंगल से नहीं कहा गया। वरुण गांधी को जो टिकट दिया जाता है वो मात्र स्कोर सेटल करने के लिहाज से दिया जाता है कि उसके नाम के आगे गांधी है, क्योंकि आपको कहीं स्कोर सेटल करना होता है। तो आप भी इनडायरेक्टली उसी बात को पानी दे रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि जब तक जनता से अप्रूवल मिल जाए, चाहे गांधी किसी का हो, गांधी किसी भी जगह से हो, आपको कोई आपत्ति नहीं है, जनता को कोई क्वेश्चन उस पर नहीं है। यदि वही गांधी यदि बीजेपी से आ जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, वही गांधी कांग्रेस से आए तो आपत्ति है, या किसी और से पार्टी से आए तो आपत्ति है। मेरा कहना है, जहां तक अजीत सिंह का सवाल है, इसका अभी जो आपने कहा उसका मैं जवाब दे दूं। देखिए, जिस आदमी की जनता में पहचान है या जिसके जरिए पहचान है, उसको तो इग्नोर वास्तव में नहीं किया जा सकता। ये जमीनी हकीकत है। सुनिए ना सर, मैं देखिए पार्टी अपनी है, फिर मोह भी पैदा हो गया जबरदस्त। सुनिए ना, लड़ा देते बेटा, तुम जाओ और ये अपने आप को साबित करो, मुजफ्फरनगर से जीत कर दिखाओ। लेकिन नहीं, मैं मुजफ्फरनगर में फाइट करूंगा, आप बेटा अपना मजबूती से वहां से बागपत से सेफ सीट से निकाल ले, ताकि पार्टी अपनी मजबूत बनी रहे, हमारा दोनों का दबदबा रहे। सर, ये है कुनबा परवरी। कंसीडरेशन ये अलग भी है, इससे अलग ये कंसीडरेशन भी है कि कौन आदमी कितनी वोट दिला सकता है या कौन आदमी कितनी वोटों का नुकसान कर सकता है, ये भी ख्याल रखिएगा। ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है हमारे यहाँ जमहूरियत के अंदर, ये ख्याल रखा जाता है। बीच में कल्याण सिंह जी जब बीजेपी छोड़ गए थे, तो जब उन्होंने बहुत सारी सीटों बाहर आया तो उनको बुला लिया गया, और फिर उनको ही नहीं बुलाया गया, माननीय कल्याण सिंह जी को, उनके लड़के को, उनके ग्रैंडसन को, सबको टिकट देके लाया जा रहा है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो मनीष जी, तो फिर इसका मतलब तो अपने आप में ये मुद्दा है ही नहीं। क्या भारतीय राजनीति में मुद्दा खत्म हो चुका है क्या मनीष जी? फिर भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों उठाती रहती है? वजीर आजम अपनी सभाओं से क्यों टारगेट करते हैं गांधी परिवार को, या प्रिया को क्यों ऐतराज है कि कुनबा परवरी? जब सारे लोग इसको स्वीकार कर चुके तो खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। माननीय चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जैसे ही मौका मिला, उनकी पार्टी में सबसे पहले टिकट अजीत सिंह का गया। अजीत सिंह जी साहब सांसद बन गए। उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष कौन बने? अजीत सिंह बने। चाहे उस समय के सबसे बड़े दावेदार उस पार्टी के मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने उस समय पार्टी पर ताले डलवा के और लठैत खड़े कर दिए थे। लेकिन किसी तरह अजीत सिंह दिल्ली भाग के आए और उन्होंने किस तरीके से गठजोड़ किया और अपनी स्थिति को वही समाजवादी पार्टी और आरएलडी सब मिलकर, ये अलग बात है। उसके बाद अब माननीय अजीत सिंह को 2-3-4 बार सांसद बनने के बाद अगर कोई काबिल आदमी नजर आता, देखिए हमारी ये राय नहीं है कि जनता उन्हें चुनेगी या नहीं चुनेगी, जनता का फैसला होगा। मेरे कहने का मतलब है, उन हजारों कार्यकर्ताओं का मन देखिए, उन्हें लगता है कि जयंत चौधरी के अलावा क्या कोई और सांसद बनने काबिल नहीं है। इसमें अब एक और बात इस एंगल से देखिए, उन कार्यकर्ताओं की क्या इतनी हिम्मत भी है जब वो कह पाए? वही बात मनीष जी की, जब वजीर आजम मोदी इस बात को कहते हैं स्टेज से कि मैं दरी मेरी पार्टी में अगर मैं बिछा रहा हूं तो मुझे ये उम्मीद है कि मैं एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो लेकिन दूसरी पार्टियों में ये सोचना भी जो है बेकार है, क्योंकि असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो यही तो समस्या इस देश की है, यही तो समस्या इस देश की है कि हमने अपने देश में लोकतंत्र होने के बावजूद कई सारे राज परिवार पैदा कर लिए हैं। हमें इन राज परिवारवादों को जनता को बताना होगा और जनता को समझना होगा कि ये राज परिवार देश के लिए नहीं है, देश के लिए चुना हुआ योग्य नेता होना ही चाहिए। विजय कौशिक जी के पास जाऊंगा। विजय कौशिक जी, उसी सवाल के साथ आ रहा हूं। दरी बिछाऊंगा, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। अब आप लाल बहादुर शास्त्री जी का और मनमोहन सिंह जी का बार बार उदाहरण मत दीजिएगा, उन्हें किसने कैसे बनाया वो देश की आवाम जानती है सर। और कैसे जी, और कैसे जी, और लाल बहादुर शास्त्री जी का तो अभी एक मामला सवाल के घेरे में है ही, और मनमोहन सिंह जी को लेकर के किस तरह से सियासत होती है, बाकी लोग क्या इल्जाम लगाते हैं, कैसे उन्हें एक फैमिली के जरिए चलाया गया, वो भी सब जानते हैं। और राहुल जी ने जिस तरह से उन्होंने उनके अध्यादेश को फाड़ा था वो भी भी दुनिया देखती है। सर देखिए 125 करोड़ जनता के इस ये बताइए, आप अगर कांग्रेस में आप अगर कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं तो आपको उम्मीद है क्या कि आप एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे? देखिए सुनिए,
कांग्रेस पार्टी में सब कुछ संभव है। खुद राहुल गांधी जी ने कहा था कि जिन युवाओं को मौका नहीं मिल पाता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, उन्हें आगे ले जाने का प्रयास करेगी। और छोड़ देते राहुल गांधी जी खुद ये उदाहरण पेश करते मिलेंगे निश्चित तौर पर। किसी और को मौका दिलवा देते, एक बार अध्यक्ष बनने का बन सकता है। मनमोहन सिंह जी भी बने थे। अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर मोदी जी को ही क्यों चिंता हो रही है। और एक बात सुनिए सर, नरसिम्हा राव जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, लेकिन उनका जज्बे खाकी, उनका शव कांग्रेस दफ्तर के सामने भी नहीं आने दिया गया। ये भी सच्चाई है। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देश की जनता को नहीं दे पाए। आज मेरा वो मुद्दा है ही नहीं, आज मेरा वो मुद्दा है ही नहीं सर। आप बहस को डाइवर्ट कर रहे हैं। आज मेरा वो मुद्दा है ही नहीं। किसने आप मेरी बहस को हाईजैक मत करने की कोशिश की। एक मिनट सर, मुखर्जी साहब को जल्दी एक बार। मुखर्जी साहब दिन रात गांधी परिवार के सपने आ रहे हैं, परेशान है वो। उन्हें सपने में भी कभी राहुल नहीं, मैं तो मोदी जी की बात नहीं कर रहा। मैं तो अपना सवाल सर आपके सामने रख रहा हूँ और आपसे मुझे मुतमईन करने वाला जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने आपसे पूछा कि अगर कांग्रेस पार्टी में मैं दरी बिछाऊंगा, माइक लगाऊंगा, तार खींचूंगा, कार्यकर्ताओं को पानी पिलाऊंगा, तो मुझे क्या कभी कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा? क्या मेरी महत्वाकांक्षा कभी पूरी होगी? क्या दिन रात परेशान है? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिल सकता है क्या कांग्रेस? परिवारवाद की बात, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। अडानी अंबानी उनका परिवार है। अडानी अंबानी पर बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दे। मैं आ रहा हूँ सर, आरएलडी के पास जाऊँ। आरएलडी बर्बाद कर दिया आरएलडी के। जी सर, जी जो अभी बात आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। मैं आपके सामने बैठा हूं, यदि इस तरह की बातें ये गलत हैं, मैं अपने पार्टी के संबंध में जो भी आपने थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था कि अजीत सिंह जी की पार्टी के अंदर क्या ऐसा है। नहीं, आप भी अपनी पार्टी के बताइए सर। आप सोच सकते हैं क्या आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? क्या आप अपनी पार्टी के कभी अध्यक्ष बन सकते हैं? ये सोच सकते हैं क्या? मैं पूरी उम्मीद रखता हूं जब मुझको नेशनल स्तर पर लाया जा सकता है, मुझको पूरी जिम्मेदारी जा सकती है, तो मैं जानता हूं कि मेरा नेतृत्व तो मुझको कोई भी जिम्मेदारी दे सकता है और देते। मैं इस बात से बिल्कुल मैं नहीं इत्तेफाक करता। मैं टॉप लेवल की बात कर रहा हूं सर। मैं बिल्कुल सर टॉप लेवल के बागपत सीट से क्या कभी इस परिवार के अलावा किसी को टिकट दिया गया? जैसी आवश्यकता होगी ऐसे दिया जाएगा। अभी तक दिया गया। 50 साल बाद देखेंगे। सीट जो है 25 युवा और होंगे सर आरएलडी के जो एकदम लड़ सकते हैं, जो लड़ सकते हो सकता है जिन्होंने लोगों के बीच में काम किया हो। नहीं जीत सकता है जहां पर जो बहुत सारे 25 युवा आरएलडी के और होंगे। मुझे मिले आरएलडी की ग्रीन टोपी लगाए हुए सर। इतिहास 25 मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखिए सुनिए, एक से बढ़कर एक लड़के, एक से बढ़कर एक लड़के सर, लेकिन वो नहीं लड़ सकते बागपत से। ये है परिवारवाद। मैं किसी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत लगातार आरएलडी से टिकट मांगते रहे और वो किसानों के सच्चे नेता थे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत पूरे गांव मेड़ मेड़ को जानते थे और उनका जो जन समुदाय से समर्थन था वो बेहद था। लेकिन उन्हें कभी चौधरी साहब ने टिकट देने की जरूरत नहीं। देखिए ये पैमाना आप नहीं है, हमारे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, काबिल नेता का नाम बता रहा हूँ। फिर आप कैसे पैमाना तय कर सकते हैं सर? देखिए आपका पैमाना तो फिर कुंडा परवरी ही है ना सर। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता की एक्सेप्टेंस। आप देख रहे हैं जी सलाम हिंदुस्तान की उम्मीद और हम कुनबा परवरी पर यहां पर बहस कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं। मेरे साथ मनीष कुमार हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। मेरे साथ प्रिया चौधरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं, और अनुराग वर्मा जी हैं, इस वक्त सीनियर सहाफी हैं। कांग्रेस और आरएलडी को भी हमने अपने साथ जोड़ा था, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन उनके जवाब मुतमईन नहीं कर पाए। मुझे लगता है आप भी उससे मुतमईन नहीं हुए होंगे, क्योंकि कुनबा परवरी को लेकर ये तमाम सियासी जमातें बगलें झांकने लगती हैं। इनके पास कोई जवाब हो ही नहीं सकता। वो चाहे सर के बैर उल्टी भी हो जाए तो भी वो जवाब नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुनबा परवरी उनके लिए बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं प्रिया आपके पास एक बार आना चाहूंगा। आप बहुत तर्क दे रही थी कि आपकी पार्टी में तो जो जमीन पर काम करता है उसको ही मौका मिलना चाहिए, वो अपने आप को साबित करता है, लेकिन आपकी पार्टी में भी राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, पूनम महाजन, अनुराग ठाकुर, कल्याण सिंह और बहुत बड़ी फेहरिस्त है। अब ये तर्क मत दीजिएगा कि इनके बच्चों ने अपने आप को एकदम वसुंधरा राजे, इनका भी टिकट का पहला आधार सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद था। वो आप मत बताइएगा कि उन्होंने बहुत लोगों के बीच में काम किया, फिर लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, फिर मांग उठी कि जी इनको अनुराग जी को टिकट देना नहीं तो हम जो है हम तो पार्टी छोड़ देंगे। इस तरह से बड़े भारी विरोध हो गए। ये कोई दायरा नहीं। इनमें से दो लोगों कोई दायरा नहीं, हमने बहुत पढ़ लिया। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पूनम महाजन जी ने मंडल स्तर से युवा मोर्चा की राजनीति शुरू करी थी। अनुराग ठाकुर जी का खुद हिमाचल में जाकर देखिए आप कि किस तरह का उनका चार्म है वहां पे युवाओं के बीच में। तो इन दो लोगों के बारे में व्यक्तिगत रूप से मैंने अपनी टिप्पणी कर दी है। अब परिवारवाद की हम बात ही कर रहे हैं, तो परिवारवाद में जब ये देखा जाएगा कि एक परिवार के नेहरू,
इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे 450 योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से 99 तो यूनिवर्सिटीज हैं। फिर खेल, एक भी ऐसी फील्ड नहीं छोड़ी गई जिनमें उनके नाम से कोई योजना या स्कीम ना चल रही हो। ये परिवारवाद नहीं तो वो तो कहते हैं आपके पास लीडर ही नहीं है, तो आप किसके नाम पे चलाएंगे? आप सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की प्रतिमा बनवाते हैं? नहीं तो अब आजादी का ये कहते हैं लीडर नहीं है, वो तो ये इल्जाम लगाते हैं, तो वो क्या करें? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उनके पास लीडरों की एक कतार है। तो ये भी तो पूछा जाएगा ना कि सिर्फ यही 3 लीडर थे पूरी पार्टी में और कोई लीडर ही नहीं था क्या पार्टी में? इसी तरह से अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो सिंपल प्रधानमंत्री कोई योजना क्यों नहीं हो सकती है? जैसे कि इस सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में मोदी के नाम से आप कोई भी योजना बता दीजिए, या किसी और पार्टी के जो कोई पदाधिकारी रहा है उसके नाम से कोई योजना बता दीजिए। कोई योजना इस तरह की नहीं चलाई गई है। तो ये परिवारवाद है। ये परिवारवाद है कि सिर्फ एक ही पार्टी इस देश की राजनीति को दिशा दे सकती है, जो कि खुद दिशाहीन हो गई है। इस बारे में बात करते हैं। परिवारवाद ये है कि पार्टी ही परिवारवाद या पार्टी ही परिवार या परिवार ही पार्टी है, इस बारे में सवाल होना चाहिए। तो भारतीय, ये जो अभी कहा गया है ना, मंडल स्तर का कार्यकर्ता यहाँ पे ये सपना देख सकता है। मैं खुद एक आम परिवार से होते हुए ये सपना देख सकती हूँ कि एक दिन मैं इस पार्टी की अध्यक्ष बन सकती हूँ। तो ये सपना क्या कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति देख सकता है? नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे परिवार पार्टी है, परिवार के अंदर पार्टी सिमट गई है, और यहाँ पे परिवार पार्टी के अंदर एक परिवार। उनका तर्क ये है ना प्रिया, कि अवाम एक्सेप्ट कर रही है, अवाम इसको मुद्दा मानती ही नहीं है, कई लोगों को इसी तरह से जिताती आई है। अवाम पर फैसला छोड़ दीजिए ना, आप इस मामले को हवा क्यों देते हैं बार बार? जो अभी आरएलडी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि जिताऊ फैक्टर भी देखे जाते हैं, तो जिताऊ फैक्टर वाला तो कभी भी कंसेप्ट खारिज किया ही नहीं जा सकता है, वो चीजें होती हैं। लेकिन आवाम ने ही देखा, इसीलिए 2014 के इलेक्शन में हमने देखा कि किस तरह से पूरी आवाम ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया, और आज के दिन भी बाकी देश देख रहा है कि किस तरह से पार्टी के ही नए नए लोग, जिनका कोई कभी भी राजनीतिक हस्तक्षेप इस तरह से नहीं रहा है, वो लोग निकल कर आ रहे हैं। सिर्फ उन्हीं को एक तवज्जो दी जा रही है। तो कहीं ना कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक हलचल होगी, एक टीस होगी कार्यकर्ताओं के अंदर कि कब ये लोग हटेंगे और कब हम जैसे लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि वो कह ना रहे हो खुल के, किन्हीं ना किन्हीं राजनीतिक मजबूरियों के कारण, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर जरूर ये कुछ होगा। तो वाकई क्या मनीष जी एकदम हटके है क्या भारतीय जनता पार्टी इस मामले में? आपको लगता है क्या? देखिए, कुछ एक एग्जाम्पल्स हम देखें। 5 बार के सांसद केंद्रीय मंत्री रहे अनंत कुमार की पत्नी को टिकट मिलना ही चाहिए था, ऐसा जनमानस में फील था, और उनको टिकट न देकर सीधे सीधे किसी एक छोटे से भाजपा कार्यकर्ता, जो कि जिसकी उम्र मात्र 28 साल का वकील था, उसको टिकट दे दिया। आप इसे क्या कहेंगे? मनीष जी, वो भी भाजपा के एक लीडर के परिवार से हैं, मतलब उतने बड़े नहीं, लेकिन हाँ। अब देखिए परिवार में होने का ये फर्क है कि उसके अंदर राजनीति के जो चुनावी राजनीति के टिप्स सीखने को मिले होंगे। भाई मुझे, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, तो मैं सीखने में मुझे समय लगा। जो बचपन से देख रहा है तो सीखने का तो यही दलील तो कांग्रेस के लोग देते हैं, नहीं यही दलील तो वो भी देते हैं। लेकिन बिना योग्यता साबित किए अगर आप महासचिव के पद पर बैठ जाएं, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, या 2 साल पहले से ये होगी अध्यक्ष बनना है तो राहुल को ही बनना है। मनीष जी, परिवारवाद यहाँ पे मनीष जी एक चीज मैं छोटी सी चीज ऐड करूंगा। अगर हम परिवारवाद का इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो एक जनता की एक्सेप्टेबिलिटी भी इस चीज में यहाँ पे देखने की जरूरत है कि अगर आप रायबरेली सीट को देखें तो सिर्फ 1 या 2 बार वहां पे जब इस परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ा, तभी वहां पे भाजपा जीती, अदरवाइज वहां पे उस परिवार के अलावा कोई जीता भी नहीं है। तो जो वाजपेयी जी की सरकार थी, जिस समय उस समय सिर्फ एक वहां पे जब वहां उस परिवार से कोई नहीं लड़ा। मैं आपकी बात से 1 मिनट मैं कह दूं मैडम अपनी बात। मैं आपकी बात से पार्टली एग्री करता हूं। देखिए, एक जमाना था जब इस देश का विकास उतना नहीं हुआ था और सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं था। तब ये प्रधानमंत्री पद के परिवार के लोग जब जाते हैं तो उनके लिए ग्लैमरस सा होता था। कोई राजा का बेटा आ गया तो उसको देखने के लिए लोग बिछे जाते थे। देखिए, आपको बता दूं, ग्वालियर में आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम कोई ले नहीं सकता। ये सम्मान है उनको, आज भी लोग महाराज कह के बुलाते हैं, श्रीमंत महाराज, श्रीमंत कह के बुलाते हैं। तो ये सम्मान है, तो ये सम्मान इतना हम सब के हृदय में जकड़ गया है, वो जाने अनजाने में कैसे हमारे हृदय में कि हमें राजा आ गया तो झुकना ही है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं जनता के मन में वो विश्वास बन गया था कि ये परिवार के लोग हैं, इनको तो जिताना ही है। कहीं ना कहीं ये मौका है। मेरे कहने का मतलब है, अगर एक बराबर से एक दूसरा कैंडिडेट पे खड़ा किया जाता तो शायद वो भी जीत सकता था।
आपने रायबरेली का एग्जांपल दिया, उसी का एक व्हाट्सएप फॉरवर्डेड सुनाती हूं मैं आपको। प्रियंका गांधी वहां पर जाती हैं, लोगों से पूछती हैं कैसे हो, तो लोग कहते हैं कि जैसा आपकी दादी और मम्मी ने छोड़ा था बिल्कुल वैसे ही हैं। तो उस ठहरे हुए रायबरेली के अंदर या अमेठी के अंदर अगर ये लोग जाते हैं तो लोग उसी तरह से देखते हैं कि ये वही लोग आ गए हैं। लेकिन जैसा कि सोशल मीडिया के युग में या हम कहें डिजिटल इंडिया के युग में अब लोग अवेयर हो गए, अब लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या हुआ इतने साल तक और हमारे साथ क्या होना चाहिए था, कहां पर हम पिछड़ गए हैं और कहां पर हम ठहरे हुए हैं। इसीलिए जनता अब की बार फिर से जवाब देगी। मैं अनुराग जी आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्या वाकई हमारा लोकतंत्र इतना मैच्योर हो चुका है, अवेयरनेस वाकई वो पूरी आ गई है कि हम अब कुनबा परवरी को नकारना शुरू करेंगे या इस पर सवाल उठाना शुरू करेंगे? क्योंकि पार्टियों को हम देखते हैं, बीजेपी भले अपने आप को पाक साफ बताए लेकिन उनके यहां भी है, लेकिन बाकी तो खुलेआम कर रहे हैं और उनको ऐसा कोई मतलब अंदर से मलाल भी नहीं है, ना कोई गिल्टी फील होती है कि मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं या आवाम के बीच में किस मुंह से जाएंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। देखिए, अब उन लोगों ने इसको एक मतलब राजनीति का एक वो एस्पेक्ट बना लिया है कि जितने भी चाहे कांग्रेस हो चाहे अभी मतलब लोकतंत्र मैच्योर नहीं हुआ, कहां मैच्योर हुआ है। लेकिन एक ना कहीं मैच्योरिटी ये आई, अगर आप पिछले चुनाव के तो देखें तो जिस तरह से कांग्रेस को नकारा जनता ने, तो कहीं ना कहीं ये बता दिया ना कि आप परिवारवाद से आगे सोचो, आपने एक नई लीडरशिप तैयार करो। लेकिन विडंबना यह है कि कांग्रेस के लोग खुद नई लीडरशिप को पनपने नहीं देना चाहते, वो नहीं चाहते, उनको नेता उसी परिवार से चाहिए। समस्या वहां पे है कि आप जब तक खुद एक्सप्लोर नहीं करोगे इंटरनली, कुछ आपके संगठन खत्म हो चुके हैं, सेवा दल का कहीं अब नाम नहीं बचा, आपका जब खुद कोई कैडर नहीं है तो आपको नेता तो वहीं से चाहिए ना, और सबको वहीं से नेता की गुहार करने जाते हैं कि हमें भाई नेता दो, तो होगा क्या, कहां से नेता आएगा? वहां की लीडरशिप नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक नेता के लिए एक ही परिवार के पास जाना है। अगर आप बाकी क्षेत्रीय दलों की बात करें, सपा बसपा या अजीत सिंह जी की पार्टी हो गई, तो सब भाई बागपत से आज तक उस परिवार के अलावा किसी को टिकट ही नहीं मिला। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि मतलब उस पार्टी में कोई टैलेंट को वो लोग जो है को जो है पानी डाल रहे हैं उस बीच पे? नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही परिवार से नेता आएंगे। ये एक सच्चाई। हाँ। मनीष जी, फाइनल कमेंट मैं साथ खत्म करूंगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, अब देश बहुत मैच्योर हो रहा है, सोशल मीडिया का इतना जोर है। डिंपल यादव परिवार की होते हुए इलेक्शन हार जाती हैं फिरोजाबाद से, एम के अलागिरी साइड में आ जाते हैं और अलागिरी साइड में हो जाते हैं, स्टालिन सामने आ जाते हैं, जगनमोहन रेड्डी को स्टेज नहीं मिलती उतनी बढ़िया। ऐसे ही मुलायम सिंह यादव की पार्टी में प्रतीक यादव को बिल्कुल स्थान नहीं मिलता, उनकी पत्नी को भी टिकट नहीं मिलती। तो धीरे धीरे जनता में समझदारी आती जा रही है, परिवारवाद के खिलाफ जनता अब वोट देना शुरू कर रही है और संभवतः यही एक वजह है कि राहुल गांधी इस बार दूसरी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। ये भी एक सच्चाई को प्रूफ। चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सच्चा निकलकर सामने आई, आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि कहीं ना कहीं सभी इस हमाम में, और इसको लेकर के गौर खोज होना चाहिए, वक्त वक्त पर बहस होना चाहिए, तभी लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रह सकती है। और हो सकता है एक वक्त ऐसा आए कि हम तमाम लोग इसके लिए जागरूक हों, बेदार हों, लेकिन उसमें हो सकता है वक्त लगे। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के और इसे देखने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।